नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 लाख रुपए फीस लेने वाले अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे थे, इनको साफ पता था कि जो कुछ एक याचिका दायर कर रहा है, इन्होंने जो भी करने जा रहे हैं वो उसमें वाकई में इनकी याचिका खारिज होगी। लेकिन फिर भी आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे और इनको हायर करने वाले जो पार्टी थी आखिरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगता है इनको। और जज साहब ने जो बोला आज ये पूरी वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है जब कांग्रेस जो चाहे जैसे चाहे काम करवा लेती थी सुप्रीम कोर्ट वकीलों द्वारा, जजों द्वारा। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि ये मामला पहले आपको समझा दूं। मामला आप सभी को नोन है। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, एक नटराजन मैडम थी राज्यसभा के चुनाव में, मीनाक्षी नटराजन। उनका पर्चा खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कांग्रेस। और उसमें अभिषेक मनु सिंघवी वकील थे। सुनवाई के दौरान जब जस्टिस प्रशांत मिश्रा थे, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि इतिहास में कभी अदालत ने नामांकन खारिज होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को पलटा है। यह सवाल पूछते ही अभिषेक मनु सिंघवी, क्योंकि ऑन द स्पॉट सबसे पहला सवाल यही आया कि आप ये बताइए सिंघवी साहब कि आखिरकार क्या इतिहास में कभी भी अदालत ने नामांकन खारिज होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को पलटा है। इसको देखते ही सिंघवी साहब सकपका गए। सिंघवी के पास कोई उदाहरण या जवाब नहीं था। इस मिसाल के अभाव में अभिषेक मनु सिंघवी बुरी तरह से फंसे और कोर्ट ने साफ तौर पर अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए क्या कुछ किया, फैसला दिया, आपको दिखाते हैं। अब इस पूरे प्रकरण में जरा हम पूरा बैकग्राउंड बता देते हैं। आपको पता है ना, जब अपने घर में आग लगी हो तो पड़ोसी के घर में झांका नहीं करते। पता नहीं ये बात कांग्रेस को कब समझ में आएगी। अब तक कानो कान नहीं, डंके की चोट पर क्लियर हो चुका है कि राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का पर्चा कैसे खारिज हुआ। भाजपा को साजिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार सबके अपने अपने ग्रुप हो, वहां टांग अड़ाने की कहने का खेला होना ही था। टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं थी। इशारों में तो कैलाश विजयवर्गीय ने बता दिया था कि कांग्रेस वालों ने ही बताया था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने हलफनामे में उस केस का जिक्र नहीं किया जो तेलंगाना में फाइल हुई है। फिर भाजपा मौका छोड़ने वाली पार्टी तो नहीं है, लिहाजा नुकसान तो हो गया। पर्चा खारिज करना कानून के मुताबिक था या नहीं, तो ये जब क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। मीनाक्षी के धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि आप रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए। हमें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनाव प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है और ना ही अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट ऐसा कर सकती है। सुनवाई के दौरान एक ऐसा मौका आया जब लगा कि कोर्ट दखल देने के मूड में है। कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि एक बात बताइए, इतिहास में कभी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है? अगर कोई भी उदाहरण हो तो बताइए। यहां सिंघवी के पास कोई जवाब नहीं था, तो आप बता देते हैं आपको। सबसे पहले आखिरकार अनुच्छेद 32 और 226 है क्या? अनुच्छेद 32 जो है, इसके तहत नागरिकों को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट करने का अधिकार है। वो रिट मैं आपके सामने दिखाया था। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत, इसके तहत नागरिकों को अधिकार है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रिट जारी करने हैं। अब पहले देखिए, इसमें है बंदी प्रत्याक्षीकरण, यानी कि अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना, पहला है। दूसरा,
परमादेश यानी किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को कानून कर्तव्य का पालन करने का आदेश देना। तीसरा निषेध मतलब निचली अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। और चौथा इसमें उत्प्रेषण, इसमें निचली अदालत के अवैध आदेश को रद्द करने या मामले को उच्च न्यायालय के में हस्तांतरित करने के लिए। और पांचवा अधिकार परीक्षा मतलब किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति से यह पूछना कि वो किस केस के अधिकार से उस पद पर है। अगर इस पूरे बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 32 साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी को पता था कि अनुच्छेद 32 में कहीं भी किसी भी तरह से, जिस तरह से वो पहुंचे हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, केवल सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर चुके हैं। आपको बता दें, इससे पहले याचिका बृहस्पतिवार को गई थी, जहां कोर्ट ने साफ मना किया, कहा हम इस याचिका को नहीं दे सकते। लेकिन चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी सामने थे, इसलिए अगर कोई और वकील होता, ध्यान दीजिए हमारी न्यायपालिका की व्यवस्था कितनी है। उस दिन, जिस दिन वोटिंग हो रहा था, मतलब आखिरी दिन था नामांकन का, नामांकन खारिज हुआ, उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भैया इसमें तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमारी याचिका सुना जाए। तो जज साहब ने कहा चूंकि आप हैं, समझिए बात को, कितना सुप्रीम कोर्ट में भी वेटेज होता है इन लोगों का, जिनका 15-15 लाख रुपए की फीस होती है, क्यों लेते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर के पता भैया इसका तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट, जहां 5 करोड़ केस पेंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो कल आ जाइएगा, आपका केस सुन लेंगे। फिर क्या होता है, अगले दिन पहुंचते हैं और अगले दिन केस सुना जाता है। और केस सुनते समय ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई, ये सब होती हैं कोर्ट में। तो यहां पर एक बात और है कि अगर 5 करोड़ केसेस पे इतना ध्यान दिया जाता तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो आज 15 लाख फीस ले रहे हैं, शायद उनके लिए, मैं देखिए फीस कोई कितना भी ले सकता है, लेकिन उनके लिए अगर अदालतें इस तरह से खड़ी होती, इसी वजह से 15 लाख वो फीस लेते। उन्हें पता है कि अगर ये वकील साहब जाएंगे तो इनको तारीख पे तारीख नहीं, तारीख जब चाहिए तब मिल जाएगी। और अगर तारीख पे तारीख चाहिए भी, मान लो किसी केस में पेंडिंग करना है, तो वहां तारीख पे तारीख भी ले लेते हैं, इसलिए इनको मिलता है। अब इसके अलावा अनुच्छेद 226 की बात कर लें। भारत के इसमें, इस पूरे प्रकरण में एक और मामला फंसा था, अनुच्छेद 226 का, जिसमें भारत के सभी उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष रिट और निर्देश जारी करने का विस्तृत शक्ति प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट वाले सारे 5 अधिकार हाई कोर्ट को भी हैं, लेकिन जो आपको बताएं इसका दायरा थोड़ा बड़ा है। ये मौलिक अधिकारों के अलावा किसी भी मुद्दे के रिट जारी कर सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील भी इन 4 चीजों के इर्द गिर्द घूम रही थी। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 33 से, इसके तहत उम्मीदवार को उन आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं देनी होती है जिसके उसके खिलाफ ऐसा अपराध का आरोप है जिसकी सजा 2 वर्ष या उससे अधिक हो और किसी सक्षम अदालत द्वारा आरोप तय किए जा चुके हों। सिंघवी की दलील थी कि इस कानून के तहत उनके मुवक्किल के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता 223, इसके तहत किसी भी शिकायत पर संज्ञान लेने से पहले आरोप को सुनवाई का अवसर देना चाहिए आरोपी को। लेकिन भोपाल के रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐसा नहीं किया, मीनाक्षी अपना पक्ष नहीं रख पाई। इसके अलावा निजी शिकायत की बात की गई, जिसमें मीनाक्षी के खिलाफ किसी प्राइवेट व्यक्ति ने शिकायत की है, अदालत ने उसका संज्ञान भी नहीं लिया है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि कोर्ट ने नोटिस जारी किया गया है। इस पर सिंघवी ने दलील दी कि नोटिस का मतलब यह नहीं है कि आरोप तय हो गए। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर की गलती बताया सिंघवी ने, कहा कि कल जिस तरह से मतलब उन्होंने कोर्ट के सामने यह मुद्दा उठाया, आज सुनवाई होनी थी, उससे पहले ही अफसर ने अपना फैसला सुना दिया। यह शासन प्रशासन की विफलता है। यहीं पर सिंघवी फंस गए कि कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा छोड़िए, किसी भी चुनाव में नामांकन खारिज होने के बाद अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को पलटा हो तो हस्तक्षेप किया या बताइए। सिंघवी ने कहा ऐसा कोई मिसाल पेश नहीं कर सके। अंत में कोर्ट ने मामला खारिज करते हुए कहा कि आप चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब आप समझते हैं, यहां पर ये लोग अगर राज्यसभा में हार जाते हैं तो राज्यसभा में हारने के बाद ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं भैया हार तो गए लेकिन मामले को फंसा दो, सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जबकि इनको पता था आज अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, जितने वरिष्ठ वकील हैं, इनके पास जजों से ज्यादा एक्सपीरियंस है। इनके पास जब फाइल आती है तो इनको पता होता है इस पर फैसला क्या आएगा, इनको साफ पता होता है इस पर फैसला क्या आएगा। लेकिन ये लोग मामले को लटकाने, अटकाने, भटकाने का ही तो पैसा लेते हैं, और इसीलिए इस मामले में ऐसा करना चाहते कि मामला लटक अटक भटक जाए। नहीं तो यहां पर न मामला लटका, न अटका, न भटका, बल्कि खुद को
स्ट्रेट जज साहब ने कह दिया कि भाई जाइए अब हाई कोर्ट और वहां जो करना है करिए, लेकिन अब यहां रिटर्निंग ऑफिसर का कोई फैसला जो वो रद्द हम नहीं कर सकते। इस पूरे प्रकरण पर आप राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। केस कोर्ट के 5.5 करोड़ पेंडिंग केसेज में अगर इस तरह के मामले सुने जाएंगे जहां वकील अपनी सहूलियत के अनुसार जज साहब से डेट लेगा और जज साहब भी डेट दे देंगे, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका में आम नागरिक जिनके 5.5 करोड़ केस वाकई में पेंडिंग है, जो लोग हैं फंसे हुए हैं, उनके साथ जाती है या नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद।